नमस्कार, वेलकम टू थिंक स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर 3 में जीके के एसएससी में जो सीजीएल में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में सीएचएसएल और एमटीएस और सीपीयू में ये सारे काफ़ी आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एसएससी के जो जीके के थे। पहला क्वेश्चन है, मौर्य स्तंभ का शीर्ष जो है आपको कहाँ पाया गया था, जिसे हम सिंह शीर्ष यानी लॉयन कैपिटल कहते हैं, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है। तो ये जो पाया गया था ये हमारा सारनाथ में। इसका फोर्थ आंसर सही है। तो ये नेशनल एम्बलम की बात हो रही है जो अशोक का नेशनल एम्बलम था। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें आपका आगे भी पूछ सकता है इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा नेशनल एम्बलम। इसमें आपको नीचे जो दिख रहा है ये सबसे पहले जो नीचे यहाँ पे जो आपको ये नीचे ये दिख रहा है ये लोटस है। ये उल्टा यानी कि इन्वर्टेड आपका लोटस आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको 4 एनिमल्स है वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से एनिमल है ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे 4 एनिमल में से पहला है आपका हॉर्स, दूसरा आपका एलिफेंट, तीसरा आपका बुल और चौथा है आपका लॉयन। ये चारों आपको एनिमल पता होने चाहिए। और ये किसको इंडिकेट करते हैं, ये चारों रिवर को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आप यहाँ पे अगर जूम करके इसको देखें, यहाँ पे जूम करके एक बार देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अशोक की अभिलेख। ये जो स्तंभ है आपका शिला, इसमें अभिलेख, इसमें अशोक का अभिलेख सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है। इसके नीचे है आपका कुषाण कालीन अभिलेख और उसके बाद गुप्त कालीन अभिलेख। मतलब इन तीनों ने अपने अपनी चीज़ें यहाँ पे लिखी थी। वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अशोक के स्तंभ में अगर आपसे पूछ लेता है कि कुषाण कालीन अभिलेख लिखे कि नहीं लिखे तो वो ट्रू होगा। और गुप्त कालीन अभिलेख भी उसमें लिखे हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी कुछ ना कुछ उसमें उन्होंने मैसेज दे रखा है। और साथ में अशोक का, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर बात हो रही है सारनाथ की। तो सारनाथ का जब भी अगर यहाँ पे बात आती है तो हमेशा हमें गौतम बुद्ध की बारे में याद आती है, क्योंकि सारनाथ में पहली ऐसी जगह थी जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश देने के बाद सारनाथ में देने के बाद उनको क्या बोला गया था, इसे बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा गया था, पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था। और जब बुद्ध ने घर छोड़ा था अपना तो उसको क्या बोला जाता है, 29 साल की उम्र में बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था और उसे बोला जाता है महाभिनिष्की क्रम। इसको क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महाभिनिष्की क्रम किसे कहा जाता है या धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है। तो महाभिनिष्की क्रम। और एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण तब होता जब आपको पता होगा 80 साल की उम्र में बुद्ध ने जब अपने प्राण त्यागे थे तो उसको बोला गया था महापरिनिर्वाण। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे अशोक के नेशनल एम्बलम की। तो अशोक के बारे में आपको पता ही होगा कि 269 में वो राजगद्दी पे बैठे थे ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में, जब वो उस समय अवंती के राज्यपाल थे। अवंती एक जगह है, अवंती के राज्यपाल के रूप में वो काम कर रहे थे। और उसके बाद ठीक 8 साल बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व यानी BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। तो ये सारे फैक्ट्स आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आम से फैक्ट्स है, ये सब आपको पता होने चाहिए। कभी कभार आपका उनके मदर का नाम भी पूछ सकता है। उनके मदर का नाम क्या था, तो शुभद्रांगी था उनकी मदर का नाम, शुभद्रांगी। और उनके एक बेटा और बेटी थे, बेटे का नाम था महेंद्र और उनकी बेटी का नाम था संघमित्रा। तो उन्होंने क्या किया था, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सब आपके धर्म वैसे अशोक के बारे में काफ़ी इतनी सारी डिटेल है कि उसके लिए बहुत डिटेल में चले जाएंगे। तो ज़्यादा डिटेल में हमें फ़िलहाल जाना नहीं है, जब आगे आएगी क्वेश्चन तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और बस आपको ये भी पता होना चाहिए 1750 में
अशोक के जो 14 शिलालेख थे, यानी पत्थरों के जो रॉक के एडिक्ट थे, उनकी खोज की गई थी। पार्ट्रेजी फैंतलर ने उनकी खोज की थी। और उसके करीब 90 साल बाद, यानी कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये छोटे छोटे सारे फैक्ट्स है अशोक के बारे में, काफ़ी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। अगला सेकंड क्वेश्चन है, ट्यूलिप फेस्टिवल इज़ फेमस इन विच सिटी? तो ट्यूलिप महोत्सव यानी कहाँ पे मनाया जाता है, आपको ये बताना है कि शहर में। तो ऑप्शन आपके चारों दे रखे हैं। ये मनाया जाता है श्रीनगर में, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो पूरा नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, जहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये करीब 30 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और वसंत ऋतु की शुरुआत में, यानी कि मार्च से मई के बीच में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और बात करें अगर श्रीनगर की, तो आपको ये पता होगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है। ये समर कैपिटल है श्रीनगर। और विंटर वाला कौन सा है? ये विंटर का कैपिटल जम्मू है, आपको पता होगा ये। तो चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया? तो आपको पता होगा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं। हमारे संविधान की 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इन चारों में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे यहाँ पे। तो पहला दे रखे समान भाईचारे को प्रोत्साहित करना, ये है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये भी है। ग्राम पंचायत का गठन करना, क्योंकि ग्राम पंचायत का गठन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा नहीं है। तो यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। और देश की रक्षा करना, ऑफकोर्स इनडायरेक्ट वे में हम किसी भी तरीके से देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो बाकी जो हमारे ये आपको दिख रहे हैं, हमारे 51A में ए से लेकर के तक के हमारे सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब आया था? 1976 में इसको लाया गया था। स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी, स्वर्ण सिंह की कमेटी ने इसको ये रिकमेंड किया था उस समय पे। तो इसको फिर 42वें संशोधन से अमेंडमेंट जब हुआ था, तब इसमें इसको जोड़ा गया था। अब इसमें 42 अमेंडमेंट में जब इसको जोड़ा गया था, उसको 50A मैंने आपको लिख दिया, 51A में इसको जोड़ा गया था। और ये भाग किस में है? संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4A में इसको रखा गया है। 10 मौलिक कर्तव्य थे उसमें, आपको ये ध्यान रखना है। उस समय पे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। लेकिन 2002 में 11वां जोड़ा गया। 86वां संशोधन हुआ। 86वां संशोधन जब हुआ यानी अमेंडमेंट हुआ, तब जाकर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था कि आपको 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजना है, हर एक माता पिता का कर्तव्य होगा। तो ये सारे इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड? तो कौन सा देश है जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो सही आंसर है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और ये साथ में आयरन का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। और अगर बात करते हैं हम चाइना की, चाइना भी काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है जो वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे है, जैसे कि गोल्ड का सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्शन करता है चाइना। और साथ में आपको पता होगा टी का भी करता है, मीट का भी काफ़ी सारे करता है वो। और अगर बात करें डायमंड की करता है रशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट जो है मेज़ यानी मक्के का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया भी है मिल्क का है, बार्ले और मिलेट्स, इन सब का ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे ये प्रोडक्शन करता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके हैं। और कई सारी चीज़ें जैसे कि मान लेते हैं वीट का जो सबसे ज़्यादा ये चाइना ही करता है। चाइना सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है, बाद में इसका सेकंड नंबर पे इंडिया हमारा नंबर आता है।
और राइस की बात करें, राइस में भी हमारा चाइना नंबर 1 पे प्रोडक्शन करता है, इसके बाद इंडिया प्रोडक्शन करता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो कैपिटल टैक्स है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है आपका। और गुड्स एंड सर्विसेज यानी जीएसटी। जीएसटी आपको क्या लगता है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी वेल्थ और गिफ्ट टैक्स ये सारे डायरेक्ट टैक्स है। तो बाकी टैक्स की लिस्ट आपको ये मैंने सामने दे रखा है। टैक्सेस कौन कौन से आपके, जैसे डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स और स्टैम्प टैक्स, ये सारे हैं आपके डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट की सबके सामने जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और सेल्स टैक्स। ये सारे आप आराम से इसको अच्छे से आपको ये लर्न होने चाहिए, कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है। तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी इजी रहेगा, और क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है 2023 में, पिछली बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, यानी कि मेन आपको ग्रुप 0 के आपको जो एलिमेंट है कौन से होते हैं, ग्रुप 0 एलिमेंट्स। तो पहले इसको समझ लेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये क्या होते हैं ग्रुप 0। यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट हैंड में, ये आपको 0 दिख रहा है। ये पूरे जो है आपके, ये आपके सारे इनर्ट गैस यानी कि ग्रुप 0 एलिमेंट्स है सारे। ग्रुप 0 एलिमेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इस पर वैलेंसी इनकी 0 होती है। जैसे कि मान लो आपका ये सर्कल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट करते हैं। इसमें पहले में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में आपके 8 होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर जितने भी फुलफ़िल हो जा रहे हैं, हीलियम की बात करें तो इसके 2 होते हैं, इसके 2, यानी कि पहले में ये पूरे फुलफ़िल हो जाते हैं। जब फुलफ़िल हो जाते हैं इनकी वैलेंस, ये इनकी जो पूरे आउटर शेल है, इनको बोलते हैं नोबल गैस। तो जब फुलफ़िल होने के बाद इनकी वैलेंसी 0 बचती है। और जैसे नियॉन है, नियॉन के 10 होते हैं, ये 10 है, यानी इनके 8 भी फुलफ़िल हो जाते हैं। तब इनको बोला, जब इनकी वैलेंसी 0 बचती है तब हम इसे बोलते हैं नोबल गैस, या फिर इनको ग्रुप ऑफ 0 एलिमेंट्स कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं वॉलेटाइल कौन से होते हैं, जो अस्थिर होते हैं। वॉलेटाइल वो होते हैं जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जल्दी से, उनको बोलते हैं वॉलेटाइल। रेडियो एक्टिविटी की बात करें, एक रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं एक बार। जैसे आपके रिएक्टिव कौन कौन से एलिमेंट है जो रिएक्टिव होते हैं, 2 तरह के होते हैं, या तो मोस्ट रिएक्टिव, एक होता है लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट में जो पहले नंबर पर आता है वो होता है पोटेशियम। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको आप खुले में छोड़ देंगे तो ये आग पकड़ लेगा और ये जल जाएगा, बर्निंग होने लग जाएगा। और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं आपके गोल्ड या सिल्वर। इनको रख दो, ये रस्ट नहीं होंगे, कोई भी इनको असर नहीं पड़ेगा इन्वायरमेंट से। तो ये होता है आपका रिएक्टिव कौन कौन से होते हैं। और अगर बात करें रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि ये रहा। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जिनकी जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कई ज़्यादा होते हैं, कई ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और वो अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए अंदर के जो उनके होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के इसके ग्रुप में ये बाहर इसको फेंकते हैं, इसे हम अल्फ़ा रेडिएशन कहते हैं। और या तो वैसे 3 तरीके से ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहला है अल्फ़ा रेडिएशन, जब इसमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पार्टिकल को बाहर फेंकते हैं। दूसरे में बीटा रेडिएशन, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बाहर फेंकते हैं। और तीसरा हमारा गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोटोन होते हैं जिसके अंदर एनर्जी होती है, उसको वो बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो इन तीनों से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल्स व्हाट हैपन्स इन देम। तो जब गार्ड सेल में वाटर को प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, तो क्या होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या होगा, गार्ड कोशिका बंद हो जाएगी, स्ट्रोमिक छिद्र खुल जाएंगे, स्ट्रोमिक छिद्र सिकुड़ जाएंगे, या फिर स्ट्रोमिक छिद्र बंद हो जाएंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब वाटर का जो क्वांटिटी है ज़्यादा हो चुकी है गार्ड सेल में, तो वो खुलेगा या बंद होगा।
वाटर जब ज़्यादा हो गया तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के लिए गेट का खुलना ज़रूरी है, इसलिए स्ट्रोमे छिद्र जो है खुल जाएंगे, क्योंकि स्ट्रोमेटा जो होते हैं वहीं से हमारे वाटर बाहर निकलते हैं। तो हमारा बी जो है आंसर ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे गार्ड सेल्स हैं दोनों, ये हमेशा खुले नहीं होते, ये बंद रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही यहाँ पे वाटर का फ्लो हो जाता है तो ये अपने आप ये ओपन गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं, ताकि यहाँ से बीच में जो ये स्ट्रोमेटा है यहाँ से वाटर वेपर ये बाहर निकल जाए। बाकी इन सब के पार्ट देखें, क्योंकि ये सेल है आपको पता होगा, इसलिए इसमें न्यूक्लियस भी मिलेंगे आपको, वैक्यूल भी मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको सेल की इसके अंदर आपको मिलेगी। निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट का प्रोग्राम नहीं है? तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन पूछने लगा, ये कौन सा इसमें प्रोग्राम नहीं है? तो लिब्रे ऑफिस वैसे आपको पता होना चाहिए लिनक्स का ये है, जैसे आपका विंडो है, विंडो की तरह ही एक होता है लिनक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये विंडो और लिनक्स में से, इसमें ये तीनों जो है हमारे लिब्रे ऑफिस सूट प्रोग्राम लिनक्स का है, और इसमें तीनों जो होंगे ये राइटर होता है, कैल्क और इम्प्रेशन, ये तीनों ही लिनक्स के पार्ट है। एक्सेल आपको पता है ये है आपका विंडो का पार्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए जो राइटर है ये किस विंडो में जो ये होता है हमारा कौन सा एमएस वर्ड, और लाइनक्स में क्या होता है ये राइटर होता है। और कैल्क की बात करें, लाइनक्स में होता है ये कैल्क और विंडो में होता है एक्सेल, हम इसको कहते हैं। तो और लास्ट है हमारा इम्प्रेस, ये लिनक्स में इम्प्रेस को कहते हैं, और ये विंडो में क्या होता है जो पावर पॉइंट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, यानी आप एमएस वर्ड यूज़ करें चाहे राइटर यूज़ करें, दोनों ही है, और ये एक्सेल को यूज़ करो चाहे आप कैल्क को यूज़ करो, दोनों ही सेम फंक्शन करेंगे। पावर पॉइंट आप यूज़ करो चाहे इम्प्रेस यूज़ करो, दोनों का फंक्शन सेम है, बस कुछ बहुत ही माइनर से अलग है, चीज़ें अलग है। ये विंडो के हैं तीनों, और ये तीनों है लाइनक्स के। ठीक है, लाइनक्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। तो ये लाइनक्स का फुल फॉर्म है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, यानी जो विंडो एक्सपी को जो यूज़ नहीं करते उनके लिए ये बनाया गया था लाइनक्स। और लाइनक्स जो है एक जो इसके जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने नाम पे रखा है, उनका नाम क्या था लाइनस टोरवेल्डस, इनके नाम पे इन्होंने बनाया था और इन्होंने अपने नाम पे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात को। As the result of which of the following Anglo-Maratha war the province of the Peshwas merged into the Bombay Presidency? तो कौन सा अंग्रेज मराठा युद्ध जो हुआ था उसके बाद में पेशवाओं की जो प्रांत है उनको विलय कर दिया गया था बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो आपको पता होना चाहिए 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे। तो जाहिर सी बात है जब लास्ट जो हुआ होगा यानी कि थर्ड हमारा सेकंड आंसर, तब जाकर पेशवाओं के प्रांत को बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया था। उस समय पे मराठाओं को हरा दिया गया था थर्ड वाले में, और उसके बाद उनको भेज दिया गया था बिठूर में। बिठूर ये जो कानपुर के पास है एक बिठूर के नाम की जगह, वहाँ पे उनको पेंशन पे भेज दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए जो एंग्लो मराठा पहला जो वॉर हुआ था और सेकंड वॉर हुआ था, पहला हुआ था इनका 1782 में, उसमें सालाबाई की संधि हुई थी, उनकी सालाबाई ट्रीटी हुई थी। और सेकंड वाले में ये हुआ था आपका 1803 से 1805 में हुआ था, इसमें हुई थी देवगांव की संधि। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि देवगांव की संधि कब हुई थी या देवगांव की ट्रीटी कब हुई थी या सालाभाई ट्रीटी कब हुई थी। जो तीसरा आपका जो हुआ था ये आपका 1817 से 1819 तक ये चला था इनकी लड़ाई। उस चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज बिल्ड बाय हुमायूं इन दिल्ली? हुमायूं ने निम्न में से कौन सा शहर बनवाया था दिल्ली में? तो ऑप्शन दे रखे सारे यहाँ पे। इसमें जो सही आंसर है उसका वो है आपका दीन पन्हा। दीन पन्हा नाम से इसने बनाया था, किसने? हुमायूं ने। अगर बात करें हुमायूं की तो ये 1530 में बैठा था अपनी गद्दी पे दिल्ली पे, और 1533 में इसने बना दिया था।
यमुना नदी के किनारे पर बनाया था इसने दीन पनाह। और 1540 में क्या हुआ था, शेरशाह सूरी आया था, उसने जब इसको हुमायूं को हरा दिया था तो दीन पनाह को उसने नष्ट कर दिया था, पूरी तरह से उसको तोड़ दिया था। बाद में जब दोबारा हुमायूं आया दिल्ली पे तो उसने एक शेर शाही नाम से एक नगर बसाया, फिर से शेर शाही नाम से नगर जो बसाया था। इस सब में क्या बोलते हैं, पुराना किला, यानी कि जो दिल्ली में ओल्ड फोर्ट है पुराना किला, उसे हम उसको आज के नाम से जानते हैं, पहले ये था शेर शाही। तो और एक और यहाँ पे आपको सीरी दिख रहा होगा, सीरी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था सीरी को। और हौज खास भी, जो दिल्ली का हौज खास है, ये भी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि ये सीरी जो नगर है उनकी वाटर की सप्लाई को सही से फ़्लो किया जाए, कोई दिक्कतें ना हो, इसलिए हौज खास सिस्टम बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के लिए भी। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स समझ आ गए होंगे और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स। इस बार आपने को ये पूछ लिया पिछली बार, तो इस बार आपका कुछ इसी से रिलेटेड पूछ लेगा, मतलब आपको सारे इसके ऑल अराउंड आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।